अच्छा, अपन आज बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। एक बार दर्शिता राणा आई है। दर्शिता राणा, दर्शिता राणा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। तो अंडाशय में अंडक की फलक कोरों के संयोजित होने के स्थलों पर या अंडक की भीतरी भित्ति पर पेपिला के समान विभाज्योत की उभार पर बीजांड उत्पन्न होते हैं। इन उभारों या स्थलों का इन उभारों या स्थलों को प्लेसेंटा कहते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में फ्यूनिक्यूलस बीजांड, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में फ्यूनिक्यूलस, बीजांड ग्रंथ, बीजांड के अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल तथा बीजांड काय संरचनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बीजांडों में अन्य विशेष संरचनाएं जैसे हाइपोस्टेस, एपिस्टेस तथा सेतुक, ऑब्ट्यूरेटर आदि भी उपस्थित होते हैं। तो एक पहले स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ बीजांड की संरचना के बारे में, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार एक स्लाइड शेयर कर रहे हैं बेटा आपके साथ। वापिस से शेयर कर रही हूँ। एक स्लाइड थी, मनीषा शर्मा आई है। एक मिनट शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, खुल जाएगी अभी। ये है ना, देख लेते हैं। हाँ देखना बेटा, इस स्लाइड को शेयर कर रही हूँ मैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कर रहे हैं अपन। इसकी क्लियरली नहीं दिख रहा ना, ये क्लियरली दिख जाएगी अभी। हाँ बेटा, अब देखना आप लोग, अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बीजांड ग्रंथ पाया जाता है, फ्यूनिक्यूलस जिसे कहते हैं। तो बीजांड एक व्रंत जैसी संरचना बीजांड व्रंत के द्वारा फ्यूनिक्यूलस द्वारा बीजांड आसन पर, बीजांड आसन मतलब प्लासेंटा पर लगा रहता है। बीजांड व्रंत फ्यूनिक्यूलस जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे हाइलम कहते हैं, उसे हाइलम कहते हैं। तो अभी आप हाइलम भी देख रहे हो, तो मतलब बीजांड व्रंत फ्यूनिक्यूलस जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। प्रतिलोमित या प्रति प्रकार के बीजांड एनेट्रोपस ओव्यूल में बीजांड व्रंत बीजांड के शरीर के पार्श्व भाग के सारे व इससे संयोजित हो बीजांड के मुख तक विस्तारित हो एक उभरी हुई कटक बनाता है, जिसे रेफे कहते हैं। बेटा ये देख रहे हो, रेफे है। वापस बोलती हूँ कि मतलब प्रतिलोमित या प्रति प्रकार के बीजांड मतलब एनेट्रोपस ओव्यूल में जो बीजांड ग्रंथ बीजांड के शरीर के पार्श्व भाग के सहारे, ये दिख रहा है पार्श्व भाग के सहारे व इससे संयोजित हो बीजांड के मुख तक
विस्तारित हो एक उभरी हुई कटक बनाता है जिसे रेफे कहते हैं। तो बीजांड ग्रंथ में संवहन आपूर्ति वेस्कुलर सप्लाई भी पाई जाती है जो बीजांड में सिरे से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये देख रहे हो अध्यावरण, बीजांड का स्ट्रक्चर जो है अध्यावरण। तो बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, बीजांड के बाह्य आवरण को इंटेग्यूमेंट कहते हैं और अध्यावरणों इंटेग्यूमेंट्स की संख्या अथवा स्तरों के आधार पर आवृतबीजी पौधों में पाए जाने वाले समस्त बीजांडों को ओव्यूल को 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो है बेटा यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्या है? यूनिटेगमिक ओव्यूल, एक अध्यावरणी बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है। तो जब एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो इस प्रकार के बीजांड यूनिटेगमिक ओव्यूल कहलाते हैं। मतलब यूनिटेगमिक ओव्यूल क्या है? इस प्रकार के बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है और इस प्रकार के बीजांड द्विबीजपत्री पौधों में वर्ग गेमोपिटेली व मोनोक्लेमाइडी में पाए जाते हैं। दूसरा है द्विअध्यावरणी बीजांड बाइटेगमिक ओव्यूल। तो इस बीजांड में, इस तरह के बीजांड में 2 अध्यावरण होते हैं, जैसे कि अधिकांश एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्रियों में पॉलीपिटेली वर्ग के सदस्यों में 2 अध्यावरण, बीजांड में 2 अध्यावरण होते हैं। तो द्विअध्यावरणी बीजांड में बाइटेगमिक ओव्यूल में बाहरी अध्यावरण आउटर इंटेग्यूमेंट आंतरिक अध्यावरण के बाद में विकसित होता है, परंतु यह इनर इंटेग्यूमेंट की तुलना में कुछ छोटा होता है एवं मासल होता है। तो बीजांड का ऊपरी छिद्र अर्थात बीजांड द्वार माइक्रोपाइल आंतरिक अध्यावरण के द्वारा ही निर्मित होता है। अब बात करते हैं पॉलीटेगमिक ओव्यूल त्रिअध्यावरणी या बहुअध्यावरणी बीजांड की। तो कुछ आवृत बीजियों में विरल रूप से अथवा अपवाद स्वरूप बीजांड के चारों ओर 2 से अधिक अध्यावरण उपस्थित होते हैं। जब बीजांड के चारों ओर बेटा 2 या 2 से अधिक इंटेग्यूमेंट्स पाई जाती हैं तो इस प्रकार के बीजांड को बहुअध्यावरणी पॉलीटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। जैसे कि बेटा एस्पोडेलस व ट्रायंथीमा में 3 इंटेग्यूमेंट्स, 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। इसमें सबसे भारी अध्यावरण को एरिल या बीजांड चोल कहते हैं। मतलब the outermost integument, the outer integument is called as एरिल। मतलब सबसे बाहरी अध्यावरण इंटेग्यूमेंट को एरिल कहते हैं या बीजांड चोल कहते हैं। जबकि यूफोर्बिएसी के कुछ सदस्यों जैसे अरंडी रिसिनस में बीजांड द्वार के ऊपर या भारी अध्यावरण के शीर्ष पर एक कोर की अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे बीज चोल कैरंकल कहते हैं। अब बात करते हैं एटेगमिक ओव्यूल अध्यावरण रहित बीजांड। तो जैसा कि नाम है, अधिकांश वनस्पति शास्त्रियों के अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि परजीवी आवृतबीजी पौधों में जैसे लॉरेंथेसी व बेलेनोफोरेसी कुलों के सदस्यों में बीजांड के आसपास अध्यावरण नहीं पाए जाते। मतलब जब ओव्यूल के आसपास बेटा इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता तो इनको अध्यावरण रहित
एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। तो भ्रूण वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यह माना जाता है कि विकास के क्रम में द्विअध्यावरणी बीजांड प्रिमिटिव होते हैं। मतलब जो बाइटेगमिक ओव्यूल्स हैं, दीज आर प्रिमिटिव ओव्यूल्स, जिनसे यूनिटेगमिक ओव्यूल एक अध्यावरणी बीजांड का विकास हुआ होगा। तो माना क्या जाता है बेटा, मतलब फ्रॉम द bitegmic ovule the development of unitegmic ovule occurs। मतलब the development of unitegmic ovule took place from the bitegmic ovule। ठीक है। अब द्विअध्यावरणी बीजांडों से एक अध्यावरणी बीजांड का बनना दो तरीके से हो सकता है। दोनों अध्यावरण के संयुक्त होने से, मतलब जब बीजांड में जो दो अध्यावरण हैं एक दूसरे से संयुक्त हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती है, तो एक अध्यावरणी बीजांड बन जाता है, जैसे कि रेननकुलेसी व पेपिलियोनेसी में। दूसरा है, किसी तरह से दो में से एक अध्यावरण का विकास अवरुद्ध हो जाता है या नहीं हो पाता है, तो ऐसी अवस्था में भी बीजांड में केवल एक अध्यावरण, एक इंटेग्यूमेंट ही बचा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोलेनेसी कुल के सदस्यों में। तो अनेक पादप, अनेक प्लांट, जैसे कि बेटा मैग्नोलिया, जैसे कि मैग्नोलिया, क्लियोम, लिलियम में बीजांड के बाह्य अध्यावरण में पर्णरंध्र के साथ अन्य कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। निषेचन के बाद बीजांड आगे चलकर बीज के रूप में विकसित होता है। उस अवस्था में, अर्थात जब बीज बन जाता है, तो अध्यावरण भी सीड कोट, बीज छोल में रूपांतरित हो जाता है। तो बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर सीड कोट तथा इनर इंटेग्यूमेंट, आंतरिक अध्यावरण, इनर सीड कोट बनाता है। अब बात करते हैं माइक्रोपाइल में। तो उसी स्लाइड को मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये वाली है माइक्रोपाइल। अब देखेंगे, ये वाला दिख रहा है, इसमें माइक्रोपाइल, इसको क्या आप क्या कहते हो, बीजांड द्वार। तो बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब द्विअध्यावरणी बाइटेगमिक बीजांड में बीजांड द्वार का निर्माण केवल आंतरिक अध्यावरण से होता है, या कभी कभी माइक्रोपाइल, मतलब बीजांड द्वार का निर्माण कभी कभी दोनों अध्यावरणों से होता है। जब बीजांड द्वार के निर्माण में दोनों अध्यावरण भाग लेते हैं, तो बीजांड द्वार का वह हिस्सा जो भारी अध्यावरण से घिरा रहता है, उसे एक्सोस्टोम कहते हैं, उसे एक्सोस्टोम कहते हैं, बहिर्बीजांड द्वार कहते हैं। वापस सुनना, जब बीजांड द्वार के, जब माइक्रोपाइल के निर्माण में दोनों इंटेग्यूमेंट्स भाग लेते हैं, तो माइक्रोपाइल का वह हिस्सा जो भारी अध्यावरण से घिरा रहता है, उसे बहिर्बीजांड द्वार कहते हैं, तथा बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल का वह भाग जो आंतरिक अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है, उसे अंतः बीजांड द्वार, एंडोस्टोम कहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों हिस्से एक सीध में नहीं पाए जाते, जिससे बीजांड द्वार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिग जैग हो जाता है। तो अपन ने क्या देखा कि
जब बीजांड द्वार के निर्माण में दोनों अध्यावरण भाग लेते हैं तो बीजांड द्वार का वह हिस्सा जो बाहरी अध्यावरण से घिरा रहता है उसे बहिर्बीजांड द्वार कहते हैं। अब बीजांड द्वार में एक चिपचिपा द्रव्यी पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है तथा इस चिपचिपे पदार्थ का स्राव बीजांडकाय द्वारा होता है। यह चिपचिपा पदार्थ पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने में सहायक होता है। तो अपन ने ये बात करी किसकी बात करी, माइक्रोपाइल की। माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अपन देख रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूसिलस की, बीजांडकाय की। तो गुरु बीजाणुधानी की भित्ति को बीजांडकाय कहते हैं, न्यूसिलस कहते हैं। यह इंटेग्यूमेंट से घिरी, यह अध्यावरणों से घिरी हुई मृदुत की संरचना होती है। प्रत्येक ओव्यूल में, प्रत्येक बीजांड में एक ही बीजांडकाय पाया जाता है, परंतु एगेल मार्बिलॉस में दो बीजांडकाय पाए जाते हैं जो एक ही अध्यावरण से ढके रहते हैं। इसे बाइन्यूसिलेट कहते हैं। इसे द्विबीजांडकाई अवस्था कहते हैं। मतलब जब एगेल मार्बिलॉस में या अन्य कुछ जातियों में दो बीजांडकाय पाए जाते हैं तो इसे बाइन्यूसिलेट कंडीशन कहते हैं। तो बीजांडकाय का उपयोग विकासशील भ्रूणकोश द्वारा पोषण के रूप में कर लिया जाता है और बीजांडकाय का उपयोग मतलब न्यूसिलस का उपयोग विकासशील भ्रूणकोश द्वारा पोषण के रूप में कर लिया जाता है, अर्थात एंडोस्पर्म के परिपक्व होने तक बीजांडकाय समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ एक बीजपत्री कुलों जैसे पाइपेरेसी, एक बीजपत्री कुलों जैसे पाइपेरेसी एवं म्यूसेसी में बीजांडकाय परिपक्व बीज में भी उपस्थित रहता है। इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। मतलब कुछ एक बीजपत्री कुलों जैसे पाइपेरेसी में जो बीजांडकाय है वो परिपक्व बीज में भी, मैच्योर सीड में भी उपस्थित रहता है। इसे पेरिस्पर्म कहते हैं, परिभ्रूण कहते हैं। कभी कभी बीजांडकाय ऊतक का विघटन हो जाता है जिससे बीजांड में एक गुहिका का निर्माण होता है जिसे कूट भ्रूणकोश स्यूडो एम्ब्रियोसेक कहते हैं। यह अवस्था पोडोस्टिमेसी कुल के बीजांड में पाई जाती है। तो बीजांडकाय आंतरिक अध्यावरण के भीतर ही सीमित रहता है, परंतु कैरियोफाइलेसी कुल के पौधों में इसका प्रसार बीजांड द्वार तक होता है। यही नहीं, यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में बीजांडकाय की वृद्धि बीजांड द्वार के बाहर तक हो जाती है। इस वृद्धि को बीजांडकाय चोंच न्यूसिलर भी कहते हैं। तो बीजांडकाय में बीजाणुजन कोशिका की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा है टेन्यू न्यूसिलेट, तनु बीजांडकाई। वापस से शेयर करती हूँ वाला डायग्राम, तनु बीजांडकाई यूनि न्यूसिलेट। तो ये वाली जो बात करी अपन ने, ये क्या दिखा रही हूँ मैं, न्यूसिलस। ये आप देख रहे हो न्यूसिलस, इसकी बात करिए। न्यूसिलस को हिंदी में क्या कह रहे हैं, बीजांडकाय। तो बीजांडकाय में, न्यूसिलस में बीजाणुजन कोशिका की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक है टेन्यू न्यूसिलेट, तनु बीजांडकाई। तो प्रत्येक बीजांडकाय की अधिचर्म के ठीक नीचे स्थित कोशिकाओं सब एपिडर्मल से प्रपसूतक का विभेदन होता है।
गेमोपिटेली वर्ग के पौधों में प्रपसु कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है, अर्थात स्पोरोजिनस सेल हाइपोडर्मल होती है। इस प्रकार के बीजांड जिनमें बीजाणुजन कोशिका हाइपोडर्मल होती है तथा उसके चारों ओर स्थित बीजांडकाई ऊतक एक स्तरीय होता है, वह टेनिन्यूसिलेट बीजांड कहलाते हैं। तो तनु बीजांडकाई बीजांड प्राय एक अध्यय वर्णी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है टेनिन्यूसिलेट ओव्यूल्स किससे मिलते हैं? गेमोपिटेली वर्ग है। गेमोपिटेली वर्ग के पौधों में क्या होती है? जो आर्केस्पोरियल सेल है, प्रपसु कोशिका आर्केस्पोरियल सेल डायरेक्टली बेटा मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करती है, अर्थात स्पोरोजिनस सेल जो होती है हाइपोडर्मल होती है। तो इस प्रकार के बीजांड जिसमें स्पोरोजिनस सेल मतलब बीजाणुजन कोशिका हाइपोडर्मल होती है तथा उसके चारों ओर स्थित बीजांडकाई ऊतक एक स्तरीय होता है, टेनिन्यूसिलेट बीजांड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेनिन्यूसिलेट बीजांड कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्रेसिन्यूसिलेट। ठीक है, स्थूल बीजांडकाई क्रेसिन्यूसिलेट। तो ऐसे बीजांड, ऐसे ओव्यूल जिनमें बीजाणुजन कोशिका स्पोरोजिनस सेल सब हाइपोडर्मल होती है, क्रेसिन्यूसिलेट स्थूल बीजांडकाई कहलाते हैं। भित्तीय कोशिकाओं के बनने के फलस्वरूप बीजाणुजन कोशिका इस स्थिति में आ जाती है। तो अपन ने बात कर ली इसकी टेनिन्यूसिलेट व क्रेसिन्यूसिलेट। और कुछ सदस्यों में बीजांडकाई की अधिचर्म कोशिकाओं के विभाजन से बीजाणुजन कोशिका सब हाइपोडर्मल स्थिति में आ जाती है, जिसे स्यूडो क्रेसिन्यूसिलेट, जिसे कूट स्थूल बीजांडकाई कहते हैं। अब बात करते हैं एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम क्या होता है? आवृत बीजी पौधों में गेमोपिटेली समूह के सदस्यों में देखा गया है कि इन पौधों में बीजांड विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में न्यूसिलस बीजांडकाय अपघटित होने लगता है। मतलब जो प्लांट्स बेटा गेमोपिटेली समूह में आते हैं, जो पौधे गेमोपिटेली में आते हैं, उनमें कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में जो बीजांडकाय है वो अपघटित होने लगता है, न्यूसिलस स्टार्ट्स डीजेनरेटिंग। वैसे तो इन पौधों में जो कि गेमोपिटेली ग्रुप में रखे गए हैं, एक अध्यावरण होता है। ये कैसे होते हैं? सॉरी, इनमें एक अध्यावरण होता है, यूनिटेगमिक होते हैं, एवं टेनिन्यूसिलेट बीजांड उपस्थित होता है। बीजांडकाय का अपघटन अथवा क्षय हो जाने के फलस्वरूप भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करने के लिए अध्यावरण की भीतरी परत की कोशिकाएं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। वैसे मैंने क्या बताया, जो न्यूसिलस है मतलब बीजांडकाय है, वो अपघटित होने लगता है। और जब बीजांडकाय अपघटित होने लगता है तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक है उसको पोषण प्रदान करने के लिए जो अध्यावरण की भीतरी परत की कोशिकाएं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं तथा भ्रूण कोश के चारों ओर एक विशेष प्रकार के पोषक ऊतक का निर्माण करती हैं। इस रूपांतरित पोषक ऊतक को एंडोथीलियम कहते हैं। और यह एंडोथीलियम एक विशेष पोषक ऊतक के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे इंटेगुमेंट्री टेपिटम भी कहते हैं।
मतलब एंडोथीलियम को अध्यावरणी टेपिटम भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करती है। और यह ऊतक न केवल एक अध्यावरणी बीजांड युक्त पौधों में पाया जाता है, बल्कि कुछ बाइटेगमिक बीजांड वाले पौधों में भी यही उपस्थिति देखी गई है। तो अधिकांश उदाहरणों में एंडोथीलियम परत केवल एक स्तरीय पाई जाती है। मतलब एंडोथीलियम जो है केवल एक स्तरीय होता है, लेकिन कुछ पौधों में, जैसे कि बेटा सनफ्लावर है, हीलियंथस एनस के बीजांड में उपस्थित एंडोथीलियम परत 10 से 13 स्तरीय तक हो सकती है। तो एक्सेप्शन क्या है? अब सनफ्लावर हीलियंथस एनस में जो एंडोथीलियम है वो 10 to 13 लेयर्ड भी हो सकती है, 10 से 13 स्तरीय तक हो सकती है। तो एंडोथीलियम परत की कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित आकृति की होती है। इनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है एवं इनमें वसा तथा मंड कणों की बहुलता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इन कोशिकाओं में आरएनए, प्रोटीन, विभिन्न एंजाइम्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स व एस्कॉर्बिक एसिड भी पाए जाते हैं। तो सभी पौधों में एंडोथीलियम परत की कोशिकाएं एक केंद्र की होती है। मतलब द सेल्स ऑफ द एंडोथीलियम लेयर आर यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस लाइक इन बेलेनाइटिस the cells of the endothelium are multinucleate। लेकिन बेलेनाइटिस में जो एंडोथीलियम की कोशिकाएं हैं वो बहु केंद्र की होती है। कुछ पौधों जैसे पिटूनिया हाइब्रिडा की एंडोथीलियम कोशिकाओं में विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कैलोस भी पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा एंडोथीलियम के बारे में। अब बात करते हैं हाइपोस्टेज की। हाइपोस्टेज क्या होती है व एपिस्टेज क्या होती है? तो बीजांड में भ्रूण कोश तथा बीजांड व्रंत के संवहन बंडल के बीच स्थित बीजांड काय की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में अलग प्रकार की होती हैं। इनको हाइपोस्टेस कहा जाता है। ये कोशिकाएं लिग्नीकृत होने के कारण इनकी कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है। मतलब जो हाइपोस्टेस की कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है और कोशिकाएं लिग्नीकृत होती हैं। तो इस प्रकार से हाइपोस्टेस वृद्धिशील भ्रूण कोश की सीमा को निर्धारित करता है तथा इसके बीजांड व्रंत में धंसने से रोकने में सहायक होता है। कुछ भ्रूण विज्ञानियों के अनुसार हाइपोस्टेस एक ग्रंथिल ऊतक है। मतलब हाइपोस्टेस क्या है? एक ग्रंथिल ऊतक है जिससे स्रावित एंजाइम्स एवं हार्मोन भ्रूण कोश की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। और हाइपोस्टेस अम्बलिफेरी, यूफोर्बिएसी एवं लिलिएसी इत्यादि आवृतबीजी कुलों के सदस्यों में पाई जाती है। कुछ पौधों जैसे कि कास्ट्रेलिया एवं कोस्टस में बीजांड काय की कोशिकाएं भ्रूण कोश के ऊपरी हिस्से में अर्थात बीजांड द्वार पर एक प्याले नुमा संरचना बनाती हैं जिसे एपिस्टेस कहते हैं या एपिस्टेस कहते हैं, जिसे एपिस्टेस कहते हैं या ठीक है। अब है
ऑब्ट्यूरेटर मतलब सेतुक, सेतुक को अभी हो गए ऑब्ट्यूरेटर सेतुक। हाँ सेतुक बेटा, सेतुक है। एक मिनट, कहाँ चला गया, स्टॉप शेयर करना है। ओहो